हाँ जी, तो हमारा एक बार 14 एग्जाम्पल फिर से देखिए। कह रहा है कि ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। ये इंक्रीज होने पर कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। इंक्रीज से पहले सबसे पहले आपका काम क्या होगा, नेचर को पहचानना। तो कैश की नेचर आपकी क्या होती है, एक एसेट। मशीनरी की नेचर एक एसेट। डेटर भी आपकी एक एसेट होती है जिनको आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हो। क्रेडिटर जिनसे आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हो वो आपकी एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। प्रोप्राइटर अकाउंट जिसे हम कहते हैं ओनर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। रेंट रिसीव किया, रेंट आपको पता है या तो एक्सपेंस है या इनकम है, साथ में वर्ड लिखा हुआ रिसीव तो आपकी एक इनकम बन जाएगी। सैलरी पेड है तो एक प्रकार का एक्सपेंस बन जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव एक प्रकार की आपकी इनकम बन जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे को सबसे पहले नेचर को पहचानना होता है। जी हमने पहचान लिया और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इनके इंक्रीज होने पर आप इन्हें कहाँ दिखाएंगे। आपको पता है कि कैश एक एसेट है और एसेट इंक्रीज होने पर हमेशा डेबिट साइड में शो की जाती है। मशीनरी एक एसेट है, इंक्रीज होने पर हमेशा डेबिट में शो किया जाता है। डेटर एक एसेट है, इंक्रीज होने पर हमेशा डेबिट में शो किया जाता है। क्रेडिटर इंक्रीज होने पर हमेशा लायबिलिटी में शो किया जाता है क्योंकि एक लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होने पर हमेशा क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। रेंट रिसीव इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरी एक एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव है तो इनकम है और इनकम हमेशा कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है। क्लियर। तो आपका जो सबसे पहला काम है वो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसकी नेचर क्या है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यहां लिखा हुआ है ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। इनमें डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से पहले सबसे पहला काम है हमारा, हमारे को नेचर को पहचानना। तो नेचर को पहचानेंगे कैसे। फर्नीचर, फर्नीचर आपको पता है एक एसेट होती है, जी हाँ लिख दिया हमने। बैंक बैलेंस एक एसेट है। प्रोप्राइटर का अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट। सैलरी पे करा है तो एक एक्सपेंस है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जब हमने किसी से सर्विस तो ले लिया लेकिन हमने उसका बिल पे नहीं किया तो हमारे को वो इसी साल में ही पे करना होता है, तो वो हमारी एक प्रकार की करंट लायबिलिटी बन जाती है। जैसे अगर बिजली का बिल बाद में आता है, पहले आप बिजली को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो, 2 महीने के बाद आपका बिल आता है। अगर आप रेजिडेंशियल हैं तो 2 महीने के बाद आपका बिल आएगा, यानी कि आपने सर्विस पहले यूज की, पेमेंट बाद में करेंगे। ठीक है, या आप उधार में कोई सामान लेकर के आते हैं तो कहते हैं पेमेंट बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मतलब किसी भी सर्विस को अगर आप यूज करते हैं, जब आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसको अगर आप क्रेडिट पे परचेज करके आए हो तो वो आपका क्रेडिटर बन जाता है, ध्यान रखना। लेकिन किसी सर्विस को अगर आपने यूज कर लिया और उसकी पेमेंट बाद में करनी है तो वो आपकी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है, यानी कि हमारे को पे करना है तो वो हमारी एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी एक्सपेंस है लेकिन पे नहीं किया है, पे करना है तो लायबिलिटी बन जाएगा। खाली सैलरी पेड लिखा होता तो मैं ये मानता कि ये एक एक्सपेंस है, लेकिन जब उसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया तो इसका मतलब है कि हमारे को उसे पे करना है। ठीक है, तो वो एक प्रकार की क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। सुभाष एक कस्टमर है जिससे पैसे लेने हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक डेटर बन जाएगा। ओके, यानी कि हमारी एक एसेट बन जाएगी। अब हमने नेचर को पहचान लिया। अब इनके डिक्रीज होने पर क्या होगा, यानी कि एसेट जब भी डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। एसेट डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। कैपिटल डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो कहाँ जाएगी, डेबिट में। एसेट डिक्रीज होती है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। अब इसका क्वेश्चन अगला करके दिखाते हैं जिससे कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने नेचर पहचान ली कि ये इसकी नेचर क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 की तरफ आइए। ठीक है, 16 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जल्द आसान हो जाए। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपने सोल्व क्या करना है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। आपको नेचर ऑफ अकाउंट को फाइंड आउट करना है सबसे पहला काम।
एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट। फिर आपको ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखते जाइएगा। सबसे पहली एंट्री लिखी हुई है सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं इसको आसानी से करके दिखाता हूं क्वेश्चन को बिल्कुल साफ साफ। कहता है सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहचानिएगा अकाउंट्स को। सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमाउंट आपको दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। अब देखिए सहदेव ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अगर मैं ये कहूं कि आप इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ तो आपको पता है कि एक तो बिजनेस के पास कैश आ गया और दूसरा हमारी क्या बढ़ गई, मालिक बिजनेस का सहदेव है, उसने स्टार्ट किया तो उसकी कैपिटल के ऊपर फर्क पड़ गया। तो यहां आपके दो इम्पैक्ट हुए, एक कैश जिसकी नेचर होती है क्या, एसेट, और सहदेव ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, दूसरा हमारे बिजनेस में क्या आ गया, कैपिटल आ गया। ओके, तो हमने नेचर को पहचान लिया जी। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी नेचर एक तो कैश की आ गई, दूसरी क्या आ गई, कैपिटल की आ गई है। ओके, तो बिजनेस के पास कैश आया है, कैश आया है तो बिजनेस का कैश इंक्रीज हो गया। एसेट अगर इंक्रीज होती है तो आपको ये पता है हमारा एक तो एसेट इंक्रीज हो गया, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हुआ फर्क, सहदेव ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल बिजनेस के पास आया है, कैपिटल भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो ये कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं डेबिट में जाते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में जाते हैं। लेकिन यहां बिजनेस के पास आया है तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूं। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। ठीक है, दूसरी एंट्री है इसकी, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। फिर से समझिएगा, परचेज गुड्स, देखिए नेचर पहचानिए। पहला काम नेचर पहचानना, पहला काम है आदमी को पहचानना, यानी कि उसका नाम पहचानना, क्या है ये, आपका दुश्मन है या दोस्त है, आप उसकी शक्ल देख के पहचानते हैं। तो पहले आप इसका नेचर पहचानिए। परचेज गुड्स, गुड्स को परचेज किया, आपको पता है आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, आ गया खर्चा। कैश में, कैश है तो आपकी एसेट है। ठीक है, एक्सपेंस, गुड्स को परचेज किया आपने, मतलब आपका एक्सपेंस क्या हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, और एसेट आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि कैश हमारा क्या हो गया, चला गया। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो मैंने अभी बताया कि एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में आते हैं। और कैश, एसेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। इज इट क्लियर। गुड्स को जब भी आप परचेज करेंगे, या परचेज है तो एक एक्सपेंस है, आपने नेचर पहचान ली कि एक एक्सपेंस है और दूसरी आपकी क्या है, एसेट है। ओके, तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तीसरी एंट्री बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट। कितने का लिया उसने, 25,000 का। फिर से पहचानिए, गुड्स को परचेज किया, यस, गुड्स को परचेज करते तो आप 1 मिनट में पहचान जाते हो, ले भाई गुड्स परचेज करी, जिसका बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपेंस है, ले भाई खर्चा बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ गया तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। अब हमने कैश में नहीं लिया, रघुवीर से क्रेडिट पे लिया है। कैसे लिया है, रघुवीर से क्रेडिट पे लिया है। अगर रघुवीर से क्रेडिट पे लिया है तो रघुवीर को पैसे देने पड़ेंगे, तो रघुवीर एक प्रकार की क्या हो गई, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गई हमारे लिए। और मैंने आपको बताया है लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम,
इन तीनों का बैलेंस जब भी इंक्रीज होता है तो हमेशा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। क्लियर, ये आपकी एंट्री नंबर 3 है। 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस 1,50,000 ऑन क्रेडिट। कहता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी 1,50,000 1,50,000 का उसने लिया है ऑन क्रेडिट। भैया उधार में लिया, कैश में नहीं लिया। ले भाई, आप देखिए गुड्स परचेज नहीं की है मेरे भैया, इसने फर्नीचर को परचेज किया है। फर्नीचर आपके लिए एक तरह की एसेट होती है और गुड्स आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। अच्छा, इसने बोला है क्रेडिट पे लिया है। क्रेडिट पे लिया है तो आपका क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। ओके, तो एक तरफ आपकी एसेट इंक्रीज हो गई, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। एसेट जब भी इंक्रीज होती है आपको मालूम है डेबिट में जाती है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है आपको मालूम है क्रेडिट में जाती है। ओके है, नंबर 5 पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री लिखी हुई है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने की, 30,000 की। ले, बड़ा आसान काम है। सोल्ड करा गुड्स को बेचेंगे तो भैया हमारे लिए एक प्रकार की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। और कैश में करा है, कैश में करेंगे तो कैश आपको पता है एक तरह की क्या होती है, एसेट। यानी कि एसेट तो आ रही है, कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और सेल हमारी इंक्रीज हो रही है, सेल इनकम होती है, इनकम इंक्रीज होती है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। ओके, चलिए आगे चलते हैं नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू युवराज। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, उधार में सेल किया है 50,000 का। अब आपको ये पता है गुड सोल्ड किया, इनकम होगी, नेचर तो आप 1 मिनट में पहचान लेंगे। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है तो आपकी क्या होगी भैया, पैसे लेने हैं उससे, लेने हैं तो क्या बन गया, डेटर बन गया। लेने हैं तो क्या बन गया, डेटर। परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बनता है और लो तो डेटर बनता है। डेटर यानी कि एसेट। एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में जाएगी, और इनकम अगर इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है। ये भी आपको मालूम है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं एंट्री नंबर 7 की तरफ। कैश पेड टू रघुवीर। अब आपने रघुवीर से कुछ लिया होगा, अब उसको पैसा वापस दे रहे हैं। कैश पेड टू रघुवीर 20,000। आपने रघुवीर से कुछ परचेज किया था शायद, ये रहा। आपने गुड्स परचेज की थी रघुवीर से 25,000 रुपए की, अभी उसको 20,000 रुपए दे रहे हैं, यानी कि अभी भी 5,000 रुपए की लायबिलिटी पेंडिंग है। यहां उसने फुल सेटलमेंट नहीं करा है। कैश पेड, कैश आपको पता है एक तरह की एसेट है, और एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप दे रहे हो कैश उसको। एसेट डिक्रीज होगी तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। रघुवीर, रघुवीर आपको ऊपर मालूम है एक तरह की लायबिलिटी थी, आप चेक कर सकते हैं। लायबिलिटी यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि पहले 25 की लायबिलिटी थी, 20 पे कर दिए, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो 5,000 का आपको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। सॉरी 20,000 की लायबिलिटी है, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज होती तो डेबिट में आती है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है पेड रेंट 10,000। रेंट पे किया है। रेंट आपको मालूम है एक तरह का एक्सपेंस होता है, और पे किया है तो कैश है, सिंपल है। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे किया आपने, रेंट को क्या किया है, पे किया है। रेंट इंक्रीज हुआ यानी कि, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। खर्चा बढ़ रहा है आपका, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में,
और कैश आपकी जेब से जा रहा है, डिक्रीज है। कैश आपकी एक तरह की एसेट है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। तो ये था आपका क्वेश्चन भी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसने सेम ऐसे ही करके दिखा रखा है। पहली एंट्री में बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, 5 लाख रुपए का। 2 अकाउंट आपके इन्वॉल्व हुए, इसके अंदर लिखा हुआ है क्लियर, एक आपका कैश और दूसरा आपका कैपिटल। इस केस में आपका कैश एक एसेट है और कैपिटल का नेचर कैपिटल ही होता है। और बिजनेस में कैश आया है तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में इसने करके बता दिया। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इंक्रीज होने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। दूसरा बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया है, एक तो परचेज अकाउंट हो गया और दूसरा कौन सा इफेक्ट हुआ है, कैश हुआ है। परचेज आपका एक्सपेंस है और कैश आपकी क्या है, एसेट है। और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो कहाँ आता है, डेबिट साइड में। और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसका 17 एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं जिसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कहता है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए आपने अकाउंट तैयार करना है। ये बोल रहा है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। पहली एंट्री लिखी हुई है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर का अकाउंट तैयार कर रहा हूं। ये फर्नीचर का टी अकाउंट आ गया भाई। पहली एंट्री है फर्नीचर परचेज का। फर्नीचर आपको पता है एक तरह की क्या होती है, एसेट, नेचर पता लग गया हमारे को। एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में आएगी और डिक्रीज होगी तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। क्लियर। अब फर्नीचर परचेज करा है तो अब मैंने आपको बताया था 2 वर्ड लिखेंगे, 2 कैश, 20,000 रुपए का फर्नीचर आ गया। सेकेंड एंट्री आपको बता रहा है फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड किया है, बेचा है 5,000 रुपए का। तो आप क्या लिखेंगे, बाय कैश, फर्नीचर चला गया, डिक्रीज हुआ तो कहां जाएगा, क्रेडिट में। फर्नीचर अगेन परचेज फॉर 8,000, फर्नीचर आपने फिर से 8,000 रुपए का परचेज किया है, फिर से 8,000 का परचेज किया तो इंक्रीज हो गया तो क्या आएगा, डेबिट साइड में। ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है वो अच्छा नहीं रहा, काम का नहीं रहा, उसको निकाल दिया, बेच दिया, फेंक दिया। 2500 रुपए का उसको बेचा है हमने, तो फर्नीचर बिका है, कम हुआ है, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट बोलता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2,000, फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपए से क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी कि फर्नीचर फिर से डिक्रीज हो गया तो फिर से क्या लिखेंगे, 2,000 रुपए से। यहाँ डेप्रिसिएशन लिखा है, रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है उसकी वैल्यू लगातार यूज की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, आउट ऑफ फैशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है, इसलिए यहाँ डेप्रिसिएशन वज लिखा है। और 2,000 से फिर इसका भी टोटल करा हमने और इसका भी क्या कर दिया, टोटल कर दिया, 28,000 आया। और इनका क्रेडिट साइड का टोटल आया 9,500। मैंने आपको सिखाया था जो ज्यादा होता है वो नीचे लिखा जाता है। और फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आपका डिफरेंस आ गया 18,500 का। क्वेश्चन सोल्व। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ 9 to लेकर 13 तक क्वेश्चन को ना छेड़ें और ना कुछ करें। 9 से 13 को आपको बाद में कराया जाएगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 20 तक इस क्वेश्चन को सबको सॉल्व कर सकते हैं।